कहा जाता है हर इमारत एक कहानी होती है। हर डिज़ाइन के पीछे होती है एक सोच, एक नज़रिया, एक जज्बा। और जब ब्रिक्स और ड्रीम्स का मिलन होता है तब बनता है आर्किटेक्चर। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं एक्सपो मीडिया टॉक्स का स्पेशल सीरीज माइंडसेट टू मिलियंस। मैं हूं आपकी होस्ट रीना और आज हम बात करने वाले हैं उस दुनिया की जहां इमेजिनेशन कॉन्क्रीट में ढलती है और क्रिएटिविटी स्काईलाइन बनती जा रही है। हमारे साथ एक ऐसी आर्किटेक्ट जिन्होंने डिज़ाइन को एक मिशन बनाया है। शी इज़ नॉट जस्ट शेपिंग बिल्डिंग्स बट रीशेपिंग हाउ वी एक्सपीरियंस स्पेस। प्लीज़ वेलकम द विजनरी आर्किटेक्ट ज्योति सिंह। Hello ma'am, how are you? Hello Reena, I'm good, thank you. How are you? I'm good. Thank you so much ma'am for coming over here and thanks a lot for joining us today. So right now we'll start with the 3 rounds. The first round will be normal questions, second round will be the rapid fire and the third will be again podcast questions. Oh, So great. good to go? Yeah. Thank you. तो चलिए डिज़ाइन इंस्पिरेशन और माइंडसेट के सफ़र का आगाज़ करते हैं ये है एक्सपो मीडिया टॉक्स पर। सो मैम, माई फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज़ कि आपकी जर्नी आर्किटेक्चर तक कैसे शुरू हुई? क्या ये पैशन बचपन से था या टाइम के साथ डेवलप होते गया? आर्किटेक्चर की जर्नी जो स्टार्ट हुई थी मेरी, आर्किटेक्ट जब मुझे टाइटल मिला आफ्टर माय डिग्री एक्चुअली एजुकेशन व्हेन आई डिड माय 5 years बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, तो पैशन तो मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट ईयर से शुरू हो गया था। व्हेन आई यूज्ड टू डू लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन्स, आई यूज्ड टू पार्टिसिपेट इन लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन्स, तो वहाँ से मुझे ऐसा लगा कि दिस इज़ माई पैशन एंड आई वॉज़ वेरी हैप्पी कि आई वॉज इन आर्किटेक्चर फील्ड। तो आर्किटेक्ट का जो टाइटल मिला वो मुझे आफ्टर डिग्री मिला, सो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। दैट्स ग्रेट, इट्स गुड बाय द वे। सो सेकेंड क्वेश्चन टू यूज़ मैम कि आज का जो टाइम है वो आर्किटेक्चर सिर्फ बिल्डिंग्स तक लिमिटेड नहीं है। सो आपके अकॉर्डिंग लाइक मॉडर्न आर्किटेक्चर का मीनिंग क्या है और व्हाट इट्स द मीनिंग, या फिर आप उसको एक वन वर्ड में डिस्क्राइब कर सकते हो तो इट्स वेल एंड गुड। Modern architecture for me, it is like free to do anything actually. We use lot of material, latest material in that. We are using concrete, we are using steel, we are using glass. So we can design anything through, when we call it मॉडर्न आर्किटेक्चर। तो आई मीन मुझे ऐसा लगता है कि आजकल हम लोग बहुत मिनिमलिस्टिक डिज़ाइंस की तरफ जा रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो गुड। एनर्जी एफिशिएंट डिज़ाइन की साइड जा रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो गुड। तो सस्टेनेबिलिटी की साइड जा रहे हैं, तो आई फील फॉर मी मॉडर्न आर्किटेक्चर इज़ लाइक यू आर फ्री टू डू एनीथिंग एंड क्रिएटिविटी इज़ देयर। अच्छा, मैं इसी में एक बात करूँ कि जो पहले टाइम का जो आर्किटेक्चर जो डिज़ाइनिंग्स होते हैं और अब के डिज़ाइनिंग्स में आपको क्या मेजर डिफरेंस लगा? मेजर डिफरेंस ये है कि पहले बट टाइम टू टाइम जो आर्किटेक्चर है वो चेंज होता रहता है, उसका स्टाइल चेंज होता रहता है। एंड समबडी दे कॉल इट लाइक दे ऑन पर्सनल स्टाइलिंग। कुछ लोग इन्वायरमेंट के हिसाब से डिज़ाइन होता है, विच इज़ लाइक जो लोकली मटेरियल अवेलेबल है उसके हिसाब से भी। बट आजकल स्ट्रेट लाइन कॉन्सेप्ट की साइड ज़्यादा जा रहे हैं। तो स्ट्रेट मॉडर्न आर्किटेक्चर यही बोलता है कि व्हेन यू आर यूजिंग स्ट्रेट लाइन एंड डिफरेंट फॉर्म्स इन योर डिज़ाइन, तो आई फील दैट इज़ द डिफरेंस। इसमें बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं। सो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों को जनरली पता नहीं होता है, इनफैक्ट बीइंग एन आर्किटेक्ट ऑल्सो। सो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट या ऐसा कोई फैक्ट जो आप हमारे सामने लेकर आना चाहोगे एंड लोगों को जस्ट बताना चाहोगे कि ऐसी कोई चीज़ भी होती है? फैक्ट्स आर्किटेक्चर पे फैक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट तो बहुत सारे हैं जो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी सारे लोगों को पता भी है और पता भी नहीं है। जो मुझे पता है वो ये है कि आर्किटेक्चर में हम एक दो टर्म्स बोलते हैं, दो चीज़ बोलते हैं किसी भी बिल्डिंग में, फ्लोर्स एंड स्टोरीज। तो यूजुअली लोग ये सोचते हैं कि फ्लोर एंड स्टोरी सेम होता है, बट जब हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि दिस इज़ 16 स्टोरी बिल्डिंग। ओके। एंड हम स्टोरी मतलब लेवल्स की बात जब हम फ्लोर्स की बात करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि आई एम ऑन 7th floor. तो फ्लोर इज़ लाइक आई एम इन 7th floor, आई एम एट 7th floor, समथिंग लाइक दैट। बट जब स्टोरीज़ की बात करते हैं कि दैट इज़ एंटायर हाइट, बट स्टोरी में एक चीज़ होता है कि वी नेवर काउंट बेसमेंट फ्लोर्स। तो जो हम ग्राउंड के ऊपर बात करते हैं दैट इज़ स्टोरीज़, एंड फ्लोर्स में आप बेसमेंट फ्लोर्स ये सब कुछ तो आप काउंट करते ही है।
मैम लिख ठीक है आपको, बट ये कॉन्सेप्ट आपको कैसे पता चला? ये कॉन्सेप्ट मुझे ना काम करते करते पता चला कि मुझे लगा स्टोरी भी बोल रहे हैं और फ्लोर भी बोल रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ तो डिफरेंस होगा। फिर मैंने इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च पढ़ना शुरू किया कि एक्चुअल में इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग इसको स्टोरीज़ को और फ्लोर को कैसे यूज़ करते हैं। अगर आप इंटरनेट पे सर्च करोगे तो मे बी यू विल गेट लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट दिस स्टोरी एंड फ्लोर्स, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टोरीज एंड फ्लोर्स। आई मीन यस। Okay, that's great. So the next question is कि जब आप कोई भी प्रोजेक्ट्स और डिज़ाइंस करते हो तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या चीज़ आती है? लाइक इट्स क्रिएटिविटी और या प्रैक्टिकल? यस, प्रैक्टिकल डिज़ाइन होना ज़्यादा ज़रूरी है मेरे हिसाब से, फंक्शनल होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे क्रिएटिविटी से पहले मेरे दिमाग में प्रैक्टिकल डिज़ाइन आता है, प्रैक्टिकल डिज़ाइन एंड फंक्शनल होना चाहिए। बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई भी चीज़ आपकी खूबसूरत है बट वो रखी हुई है यूज़लेस है, प्रैक्टिकल नहीं है, फंक्शनल नहीं है, तो वो इतनी यूज़फुल नहीं है। बट कोई चीज़ बहुत सिंपल है बट दैट इज़ सो यूज़फुल, तो यू यूज़ दैट अगेन एंड अगेन ना, आप ज़्यादा वैल्यू करते हो उस चीज़ की। एंड बीइंग एन आर्किटेक्ट, वो मेरा काम है कि मैं अपनी क्रिएटिव माइंड को कैसे यूज़ कर रही हूँ उस फंक्शनैलिटी में, उस प्रोसेस में, कि वो मेरा आर्ट एंड प्लस इंजीनियरिंग दोनों मिलके कैसे वो क्रिएटिव प्रोडक्ट फंक्शनल बनता है। तो आई फील मेरे ख्याल से फंक्शनल एंड प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है। ओके, दैट्स ग्रेट। एंड आई थिंक मैक्सिमम आर्किटेक्ट्स ये सेम चीज़ यूज़ करते हैं जो आप भी यूज़ कर रहे हो, आई गेस। यस, आई थिंक यस, मैक्सिमम सभी यही यूज़ करते हैं। Yeah. So okay. So the next question is कि any project which is very close to your heart and you feel like कि शायद अगर ये प्रोजेक्ट मेरी लाइफ में नहीं आता तो आपके लिए वो आर्किटेक्चर का उतना सेम मीनिंग नहीं रहता जो अभी फ़िलहाल है। ओके, दिस इज़ वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली मेरे काफ़ी सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो मेरे दिल के बहुत करीब है, बिकॉज मैं बहुत इमोशनली डिज़ाइन करती हूँ। एंड बट मैं एक प्रोजेक्ट को बोलना चाहूँगी जो मुझे बहुत पसंद है एक्चुअली, विच इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। वो है लाइब्रेरी ऑफ IIC, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की लाइब्रेरी है, जो कि मैंने डिज़ाइन किया था। एंड आई फील वेरी हैप्पी कि जिस टाइम पे मैं डिज़ाइन कर रही थी तो शायद मुझे उस लाइब्रेरी की इतनी वैल्यू नहीं पता थी, लेकिन जब मैंने वो डिज़ाइन कर दिया इनॉग्रेशन में और आफ्टर दैट व्हेन आई गो देयर, तो आई सी कि लोग मेरी काम की बहुत तारीफ़ें कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, और जो भी लोग उसको यूज़ कर रहे हैं वो दे फील वेरी हैप्पी। तो मुझे वहाँ जाना और बहुत पसंद है, मुझे वो प्रोजेक्ट बहुत पसंद है, मुझे वो लाइब्रेरी बहुत पसंद है। एंड आई एम वेरी लकी कि मुझे वो चांस मिला कि इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की लाइब्रेरी मुझे डिज़ाइन करने का वो चांस मिला, तो दैट इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। What was वेरी फर्स्ट प्रोजेक्ट लाइक आपके लिए जब आप एक लर्निंग फेज में थे? ये नहीं कि जब आपने ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके थे, एक लर्निंग फेज में आपका सबसे फर्स्ट प्रोजेक्ट कौन सा था जिसमें आपने काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स भी देखे होंगे, बट वहाँ से कुछ ऐसी चीज़ आपको सीखने का मौका मिला होगा जो आपको अभी भी इंस्पायर करती है, और लाइक कभी भी जब आप फील आपको होता है कि नहीं आई एम वेरी लो, बट वो चीज़ आपको याद करके यू फील लाइक नहीं मैं बहुत ज़्यादा मुझे काम करना चाहिए एंड यू फील इंस्पायर? हाँ, मेरा आफ्टर आर्किटेक्चर जब मैंने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करी थी, तो मेरा जो फर्स्ट प्रोजेक्ट था वो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट था, वो एक बंगलो था। वो मैंने डिज़ाइन किया था। इवन वो आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल हो गए उस बात को, आफ्टर 10 ईयर्स मेरे पास दोबारा कॉल आई है कि उनको अपना बंगलो दोबारा से रेनोवेट कराना है। सो आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे क्लाइंट्स रिपीट हो रहे हैं, एंड राइट नाउ आई एम डूइंग दैट बंगलो। तो वो उससे मैंने बहुत कुछ सीखा। उससे मुझे ऐसा लगा कि ठीक है, हर चीज़ हम लोग डिज़ाइन कर रहे हैं, हम अपनी साइड से बहुत बेस्ट करने की कोशिश करते हैं, बट हम टाइम टू टाइम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपना डिज़ाइन को कैसे डिलीवर कर रहे हैं, कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं जब आप किसी भी क्लाइंट से बात कर रहे हैं, बिकॉज फॉर अस एवरी क्लाइंट इज़ डिफरेंट। तो जब आप बात कर रहे हैं तो आप उनके थ्रू उनकी लाइफ को कैसे मतलब स्टडी करके, कैसे समझ के आप वो घर डिज़ाइन कर रहे हैं, वो चीज़ मैंने वहाँ से समझी। और आपके रिलेशन कैसे है क्लाइंट के साथ में, जहाँ पे आप अपने ईजिली आइडियाज़ को कन्वे कर रहे हो, तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर। आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना आना चाहिए, और आपको अपनी क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट है वो समझ में आनी चाहिए। तो फर्स्ट प्रोजेक्ट में मैंने यही समझा, यही सीखा कि क्लाइंट जो बोल रहे हैं उनको सुनना भी बहुत ज़रूरी है।
यस, दैट्स ग्रेट मैम. सो माई नेक्स्ट क्वेश्चन टू इज़ कि लाइक आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करते हो, रेजिडेंशियल, कमर्शियल, तो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग कौन सा होता है आपके लिए? फॉर मी आई थिंक फॉर मी क्या मैक्सिमम लोगों के लिए जब हम लोग काम करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, आई थिंक मेरे हिसाब से तो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट इज़ वेरी टफेस्ट प्रोजेक्ट फॉर मी. बिकॉज जब हम कोई भी कमर्शियल प्रोजेक्ट करते हैं तो वी डिज़ाइन फॉर एवरीवन. एक ग्रुप ऑफ एज हम डिसाइड कर लेते हैं कि वी आर डिज़ाइनिंग इस एज के लोगों के लिए. आई मीन होटल्स डिज़ाइन करते हैं, हॉस्पिटल डिज़ाइन करते हैं, या कुछ भी कोई अदर प्रोजेक्ट डिज़ाइन करते हैं, तो वो हम एक कुछ पर्टिकुलर एक एज होती है या सबके लिए हम डिज़ाइन कर रहे हैं कि यहाँ पे हर तरीके के लोग आएंगे एंड दे कैन यूज़ इट. यस. चाहे वो होटल हो, चाहे वो कोई ऑफिस की बिल्डिंग हो या कुछ भी हो. तो लेकिन जब हम घर डिज़ाइन करते हैं तो वी आर डिज़ाइनिंग फॉर पर्टिकुलर फैमिली, और उस फैमिली के अंदर भी अलग अलग पर्सनैलिटीज़ हैं जिनके अपने व्यूज़ हैं, जो अपने हिसाब से चाहते हैं. एंड आई फील उनका अपने कुछ ड्रीम्स होते हैं जिसको वो बोलते हैं कि मेरे सपनों का घर बन रहा है. तो मुझे ऐसा लगता है कि उस चीज़ को अपने डिज़ाइन के थ्रू, क्रिएटिव माइंड के थ्रू, और उसको प्रैक्टिकल डिज़ाइन के थ्रू, फंक्शनैलिटी के थ्रू आप उनके सपनों को पूरा करते हो, उनके सपनों का घर बनाते हो, और हर किसी की सारी रिक्वायरमेंट समझते हुए उस घर को पूरा एक एक कॉर्नर को डिज़ाइन करते हो. बिकॉज़ घर में मैंने देखा है कि बहुत मीटिंग्स होती हैं. Every Yes. week you have to do a lot of meetings with your each of every member of the family. तो उनकी बातें सुनना और उन सारी चीज़ों को लेके आना. एंड मैक्सिमम टाइम पे क्या होता है, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में स्टार्ट जहाँ से होती है रिक्वायरमेंट, वो लास्ट तक जाते जाते रिक्वायरमेंट भी चेंज हो जाती है. एंड वी डिज़ाइन अगेन एंड अगेन एंड अगेन. तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ख्याल से जो कि है भी, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट इज़ द टफेस्ट प्रोजेक्ट एक्चुअली. ओके. सो मेरा इसी में क्वेश्चन है कि लाइक आपने बोला कि आप हमेशा एक घर डिज़ाइन करते हो और आपको हमेशा एक हर फैमिली मेम्बर से आपको एक डिसीजन चाहिए होता है कि उनको कैसा अपना एक रूम चाहिए, कैसे उनके अकॉर्डिंग आप उस चीज़ को फुलफ़िल करते हो. सो जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और हर बेसिक चीज़ आती है, स्पेशली इन हिंदू फैमिलीज़ और हम इंडियन पीपल की बात करें तो, कि जब हम घर डिज़ाइन करते हैं एक सही वास्तु, एक सही दिशा में एक चाहिए होता है, राइट? एंड आई हैव सीन योर पॉडकास्ट एस्ट्रो से बात, जहाँ पे आप खुद एक होस्ट थी, एंड आई नो कि आपको वास्तु भी आती है. Am I right? Great. Yes. So Yeah. you are multi-talented. We all are knowing. So मुझे ये जानना है कि वो आपको किस तरीके से हेल्प करता है. और ऐसे बहुत सारे आर्किटेक्ट्स होंगे जिनको वो चीज़, जिनको वास्तु में नहीं नॉलेज नहीं है और वो इंटरेस्ट भी नहीं है, बट उन्हें कहीं ना कहीं किसी पंडित जी से कंसल्ट करना होता है. तो वो आपके लिए कितना ईजी होता है और वो उनके लिए कितना चैलेंजिंग होता है? Actually, first of all, yes, I know Vastu and I'm Vastu consultant as well, but I don't tell other people that I know Vastu actually. तो मैं इसको सिर्फ अपने प्रोजेक्ट्स में ही यूज़ करती हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा अलग से वास्तु के प्रोजेक्ट्स नहीं लेती हूँ. तो जितने भी मेरे प्रोजेक्ट्स हैं, अगर क्लाइंट चाहे कि उनको वास्तु चाहिए तो मैं 100% वास्तु करके देती हूँ. उसमें ईजी ये होता है कि जब हम प्रोजेक्ट को डिज़ाइन कर रहे हैं तो वाइल प्लानिंग एंड डिज़ाइनिंग वी कैन यूज़ वास्तु थे, वी कैन डू वास्तु इन दैट. एंड वास्तु में ना डिफरेंट जोन्स होते हैं, डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, जहाँ पे हम लास्ट तक इवन कलर्स तक भी कौन से डायरेक्शन में क्या कलर आएंगे वो, और उसको इंटीरियर में यूज़ करते हुए, इंटीरियर में यूज़ करते हुए कि मेरे डिज़ाइन कॉन्सेप्ट के साथ में वो मर्ज हो रहा है कलर, क्या वो कलर कैसा है, न्यूट्रल है या क्या क्या इम्पैक्ट डाल रहा है, वो सारी चीज़ें करते हुए. एंड सेकंड थिंग, जैसे कि आपने बोला कि हम लोग वास्तु करते हैं तो अलग से उनको बुलाना पड़ता है, और मुझे बुलाना, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए ये इजी हो जाता है कोई भी बिल्डिंग डिज़ाइन करना. जब भी मैं क्लाइंट से पूछती हूँ कि डू यू बिलीव इन वास्तु, तो वो बोलते हैं कि यस, मेरा घर वास्तु के अकॉर्डिंग कर दीजिए. तो मेरे लिए ईजी है बिकॉज आई नो वास्तु. तो मुझे किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व नहीं करने की ज़रूरत है. एंड स्टार्टिंग से ही हम सारी प्लानिंग साथ लेके चलते हैं, सो द लास्ट में कोई प्रॉब्लम ना आए. एंड जब हम लोग प्रॉपर वास्तु के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो हम उसमें लेवल भी चेक करते हैं कि कौन सी डायरेक्शन में लेवल अप होना चाहिए, कौन सा डाउन होना चाहिए. तो वी प्लान अकॉर्डिंग टू दैट. कलर कॉम्बिनेशन प्लानिंग, कहाँ हैवी होगा, कहाँ लाइट होगा, कहाँ पे वाटर एलिमेंट होंगे, तो वी डिज़ाइन लाइक. तो वी यूज़ नेचुरल, वी यूज़ नेचर इन आवर डिज़ाइंस ऑल्सो, एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ वास्तु.
दैट्स ग्रेट. नेक्स्ट क्वेश्चन बट इसी से रिलेटेड. लाइक आपने बोला कि आप हमेशा पहले क्वेश्चन करते हो कि आपको वास्तु में इंटरेस्ट है या फिर आपको वैसे चाहिए या नहीं. सो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होंगे जो सामने से ना क्लाइंट बताते होंगे और आप ही उनको नहीं बताते हो कि दैट यू नो वास्तु. हाँ. तो कभी ऐसा हुआ है कि आप उनके बिना बोले ही आप उनके घर को उस तरीके से डिज़ाइन करते हो जिससे उनके लिए भी प्रॉपर पॉजिटिविटी रहे और आप उसमें अपने वास्तु के जो भी आपके नॉलेज है उस चीज़ को आप इसमें डालते हो? यस, एक्चुअली मुझे और ऐसा कभी कुछ हुआ है तो आप ये इंसिडेंट हमें हमारे साथ शेयर कर सकते हैं इफ़ यू विश टू. यस, ऑफ कोर्स मेरे साथ ना ऐसा हुआ है कि जब मैक्सिमम टाइम पे मुझे पता है, बिकॉज वास्तु इज साइंस एक्चुअली, यू नो. हम लोग जब आर्किटेक्चर पढ़ते हैं हमें तो सारा ही साइंस बेसिस पे ही सारा सब कुछ, यू नो, सन पाथ, विंड डायरेक्शंस, ये सब कुछ तो हमें सिखाई जाती है. कि ईस्ट साइड पे आप अपना जो है फेसिंग रखिए, वहाँ से सनलाइट आती है मॉर्निंग की, यू नो, गुड. तो एंड देन साउथ से होते हुए वेस्ट में चले जाते तो साउथ में सारी हीट होती है. Yes. तो क्या है कि उसी को ही रखते हुए मैं अपना पूरा प्लानिंग करती हूँ. एंड मैक्सिमम टाइम अगर मैंने नहीं पूछा कि आप बिलीव करते हैं, या क्लाइंट को याद नहीं रहा, या क्लाइंट ने बोला कि ठीक है मैं न्यूट्रल हूँ, आप कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते, या मैंने बताया ही नहीं कि आई नो वास्तु, बट आई यूज़ वास्तु एवरीवेयर. बिकॉज मेरी बिल्डिंग्स को ऐसे सुनने में आया कि लोग बोलते कि आपके हाथ से डिज़ाइन करी हुई बिल्डिंग हमारे लिए बड़ी लकी होती है. और मैंने क्लाइंट्स को बड़ा ऊपर जाते हुए देखा है. कि एक फ्लैट डिज़ाइन कराया ना, उन्होंने फिर मुझे कॉल करी बंगला डिज़ाइन कराना है, हमने एक लैंड खरीदी है, हमें फार्म हाउस डिज़ाइन कराना है. तो दे कॉल इट कि मुझे थोड़ा ऐसे बोलते थे कि आपके हाथ के बने हुए प्रोजेक्ट थोड़े हमारे लिए लकी हो जाते हैं. बिकॉज आई यूज़ वास्तु इन दोज प्रोजेक्ट. मैं अकॉर्डिंग टू वास्तु करती हूँ, उनके हिसाब से वो उनको अच्छा रिजल्ट दे देते हैं एंड दे कॉल इट, यू नो, लकी प्रोजेक्ट. That's great. That's तो great. दिस इज माय, यू नो, इनर सीक्रेट. आई अप्लाई वास्तु एवरीवेयर, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो होटल हो, चाहे वो घर हो. मैक्सिमम घरों में, बिकॉज हम लोग इंडियन फैमिलीज़ में ये देखते हैं कि जो वास्तु होता है, वो मंदिर होता है, वो अकॉर्डिंग टू वास्तु ही होना चाहिए. बिल्कुल. एंड आई फील जैसे हमको सिखाया भी गया है, वास्तु में पढ़ाया गया है कि हर जगह पे अपना अपना एक, मतलब एक जोन है और वहाँ पे अलग अलग डायरेक्शंस है. उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम प्लेसमेंट करते हैं. अगर आप उनके एक सिंपल सी लैंग्वेज में बोलूँ, अगर किसी का स्थान है, अगर उसको वो स्थान दे दिया जाए तो दैट एनर्जी, यू नो, दैट थिंग विल फील कंफर्टेबल इन दैट थिंग्स. तो मुझे ऐसा लगता है कि उस एनर्जी को कंफर्टेबल कराने के लिए जिसका जो जोन है वो हम प्रोवाइड कर देते हैं एंड वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव वाइब्स आ जाती है. तो दिस इज द सीक्रेट ऑफ माय, यू नो, हैप्पी हाउसेस एंड लकी हाउसेस. That's great, ma'am. Okay, so the next question is, it's bit something different कि like आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अब तक करते हुए हो, बट स्टार्टिंग प्रोजेक्ट्स आपने बहुत से किए होंगे जिसमें आपको बहुत सारी गलतियाँ भी नजर आई होंगी एंड वो आपके लिए एक लर्निंग फेज था. तो उससे आपने कोई चीज़ सीखी होगी कि शायद मुझे ये कॉन्सेप्ट नहीं अप्लाई करना चाहिए, ये फॉर्मूला नहीं अप्लाई करना चाहिए. सो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट या फॉर्मूला या कोई भी चीज़ आप दूसरे आर्किटेक्ट्स अपने फ्रेंड्स को बताना चाहोगे कि आप ये चीज़ मत करना अगर आप एक यंग अभी लाइक अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हो इसमें, या फिर आप करते हुए भी आ रहे हो लेकिन शायद उन्होंने ये चीज़ एक्सपीरियंस नहीं किया होगा. सो एनी ऑफ देम. हाँ, मुझे जो अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से ये पता चला काम करते करते, मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, हम लोग क्रिएटिव फील्ड में हैं, हम इंजीनियरिंग फील्ड में, टेक्निकल फील्ड में हैं. तो हम ये कहते हैं कि हम डिज़ाइन कर रहे हैं और हमें आई मीन वी कैन टेक टाइम एंड समथिंग. तो यूजुअली क्या होता है कि हम कुछ चीज़ें टाइम पर डिलीवर नहीं कर पाते हैं, या फिर वो टाइम पर डिलीवर नहीं हो पाती है, क्योंकि कोई भी चीज़ टाइम लेती है. कोई भी क्रिएटिव चीज़ है, कोई भी आर्ट है, कुछ भी बनने में टाइम लेती है. तो मैंने ये सीखा है कि टाइम पे रहना, टाइम पे जाना, मीटिंग्स में टाइम पे जाना, एंड कोई भी चीज़ टाइम पे डिलीवर करना. आई मीन राइट टाइम राइट डिसीजन, यू नो, टाइम पे करना बहुत ज़रूरी है. हम लोग ये सोचते हैं कि नहीं, मैं इसको और बेटर कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो वी नीड मोर टाइम. बट मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने सीखा है कि क्लाइंट के पास टाइम नहीं होता है. यस. सबको जल्दी चाहिए. No और patience. जब भी जहाँ, अगर इमोशनल साइड पे बोलूँ, तो जब हम कोई भी बिल्डिंग डिज़ाइन करने वाले होते हैं या कुछ भी होते हैं, तो आज हमें बिल्डिंग मिली है, सेकेंड या थर्ड डे हमारे पास फ़ोन आता है कि हम डिज़ाइन कब तक रेडी हो जाएगा. बिकॉज वी आर इन हैप्पी प्रोफेशन और हर कोई हमारे डिज़ाइंस देखने के लिए बहुत एक्साइटेड रहता है, क्यूरियस रहते हैं कि
कैसा बना है, कैसा लग रहा होगा, 3Ds रेडी हुए नहीं हुए, प्लानिंग रेडी हुए नहीं हुए। तो एक तो ये हमारे ऊपर रहता ही है, एंड विच इज़ लाइक गुड कि क्लाइंट इज़ सो हैप्पी, वो देखने चाहते हैं, उनकी पूरी फैमिली डिज़ाइन देखना चाहती है, बट हमारे ऊपर जल्दी काम करने का प्रेशर रहता है। तो मेरी जो लर्निंग रही वो ये रही कि मैं फास्ट डिज़ाइन को कैसे डिलीवर कर सकती हूँ, नंबर 1। सेकेंड थिंग, अगर मैं अपने डिज़ाइंस को टाइम पर डिलीवर कर रही हूँ या फिर मैं कहीं पे भी टाइम पे जा रही हूँ, तो वो बहुत मेरे लिए आई मीन सक्सेस का रीज़न रहा। सेकेंड थिंग, जब हम लोग ये भी सीखते हैं कि हम यूजुअली मीटिंग्स में लेट हो जाते हैं, कुछ भी है, तो मैं एक मैसेज देना चाहूँगी कि आप कहीं पे भी जा रहे हैं मीटिंग्स में टाइम पे जाइए, बिकॉज हम लोग टाइम पे जाते हैं। अपने डिज़ाइंस को टाइम पे डिलीवर करने की कोशिश कीजिए, बिकॉज हो सकता है आप बहुत जीनियस है, हो सकता है आप बहुत क्रिएटिव है, आपका डिज़ाइन बहुत परफेक्ट है, अगर टाइम पे नहीं दिया तो उसका रियल एसेंस जो होता है, चार्म होता है, वो आपका 50% ऑलरेडी रिड्यूस हो चुका होता है। yes. तो क्लाइंट ऑलरेडी आपसे कहीं ना कहीं खफा हो चुका होता है। अब आप उसको एक्सप्लेन करते रहिए, आपका डिज़ाइन बहुत अच्छा है, वो फिर भी 50% आपको अप्रिशिएट करेंगे, नंबर 1। सेकेंड थिंग जो मैंने सीखा है कि जो मेरे ख्याल से हर बिजनेस में होना चाहिए, जब हम लेट होते हैं तो वी कैलकुलेट अवर टाइम, लाइक कि 10 बजे मुझे मीटिंग में जाना है। यस। तो 1 घंटे की जर्नी है, 1 घंटे में मुझे पहुंचना है, तो हम 9 बजे निकलेंगे। तो हम आजकल तो चलो गूगल मैप है, वी कैलकुलेट एवरीथिंग, गूगल पे देख लेते हैं, बट उसमें क्या होता है कि हम लोग कैलकुलेट नहीं करते उसमें ट्रैफिक टाइम। तो अगर हम उसका ट्रैफिक टाइम कैलकुलेट कर ले तो वो भी हमारे लिए बेनिफिट रहता है। सेकेंड थिंग, अगर हम 9 बजे जा रहे हैं तो हम 9 बजे निकलने के लिए, हमें रेडी होने के लिए भी वो टाइम चाहिए। तो फिर हमें 1 घंटा, हमें पूरा उससे निकलने से पहले 1 घंटा अपने लिए चाहिए, हाफ एन आवर हमको चाहिए रेडी होने के लिए, हाफ एन आवर ब्रेकफास्ट वगैरह करने के लिए। तो ये 2 घंटे और 2 घंटे और 20 मिनट की जो टाइम है, ये हमें कैलकुलेट करना चाहिए। और इसमें भी एक बात है, अगर हम ये सोच रहे हैं कि हाँ 10 बजे की मीटिंग है और मैं 10 बजे पहुँच गई हूँ या पहुँच गया हूँ, आई एम ऑन टाइम, तो यहाँ पे भी मैं बोलूँगी आप टाइम पे नहीं हैं, आप लेट हैं। क्योंकि जब आप 10 बजे वहाँ पहुँचे हैं, आपको कॉन्फ्रेंस रूम में या मीटिंग एरिया में जाने में भी 5 से 7 मिनट लगेंगे, एंड यू आर ऑलरेडी 5 और 7 मिनट्स लेट। तो जब भी आप मीटिंग में जाइए, अगर आप 10 बजे बोला गया 10 बजे पहुँच रहे हैं तो आप लेट हैं। अगर आप 15 मिनट पहले जा रहे हैं तो यू आर ऑन टाइम, बिकॉज आपको पार्किंग से उस एरिया में जो मीटिंग एरिया है वहाँ जाने में भी टाइम लगेगा। तो अगर आप अपनी मीटिंग में 10 मिनट पहले है तो यू आर ऑन टाइम, अगर आप 10 की जगह 10 है तो आई मीन यू आर लेट। तो कैलकुलेट योर टाइम लाइक दिस कि जब भी आपको मीटिंग में जाना है आप 10 मिनट पहले पहुँचिए। और आर्किटेक्चर में मुझे जो ऐसा लग रहा है कि आजकल किसी के पास टाइम नहीं है, आप जितना फास्ट काम को डिलीवर कर सकते हैं ना, उतना आप लाइफ में सर्वाइव कर जाएंगे। बिकॉज किसी के पास टाइम नहीं है, किसी के पास पेशेंस नहीं है। हम भी उसी कैटेगरी में आते हैं कि हम भी किसी को अगर कोई डिज़ाइन दे तो हो सकता है कि वी आर सो क्यूरियस। अगर मैं किसी को अपने कोई लहंगा डिज़ाइन करने के लिए दूँ तो मैं भी सेकंड उसको कॉल करूँ कि कितना हो गया, कि मुझे दिखाओ, कुछ तो दिखाओ। तो सेम थिंग मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है। तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं ऑन टाइम कैसे दूँ, और बीच बीच में स्टेज बना देती हूँ कि ये स्टेज इस पे आएगी, ये स्टेज आएगी, ताकि क्लाइंट उस स्टेज में इंगेज रहे, बिजी रहे और हमारे टाइम पे डिलीवर हो जाए डिज़ाइन। दैट्स ग्रेट। सो थैंक यू सो मच। इनफैक्ट ये सिर्फ आर्किटेक्चर के लिए नहीं, आई थिंक ये सभी फील्ड के लिए एप्लीकेबल है, और डेफिनेटली आई एम गोइंग टू ऑल्सो अप्लाई फॉर मी। मैक्सिमम लेट रहती हूँ। हाँ एग्जैक्टली। सो थैंक यू। सो एक्चुअली हमारा फर्स्ट राउंड यहाँ पे खत्म हो गया, सो हियर वी एंड। सो द सेकंड राउंड इज रैपिड फायर राउंड, सो आई होप यू आर रेडी। Yes. You have to go fast. Okay. Yeah. So we'll start, and the very first question is one building you wish you would had like designed. मेरे हिसाब से हाँ, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि जिसको मैं डिज़ाइन करना चाहती थी, जब भी मैं वहाँ जाती हूँ, अगेन इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, Okay. जब भी मैं वहाँ जाती हूँ आई फील कि काश ये मैंने डिज़ाइन करी होती है बिल्डिंग, दैट इज़ सो गुड, ये काश मेरा टैग होता है इस बिल्डिंग पे। तो मैं चाहती हूँ कि इंडिया इंटरनेशनल सेंटर IIC काश मैंने डिज़ाइन करी होती। Okay. But by the way, in this round we'll be going with one word answer. अच्छा, है ना? Okay. Thank you. The second question is concrete या फिर glass? कॉन्क्रीट। Why?
because I feel we can create any design from concrete, or I am more comfortable with concrete. Okay. And one city that inspires you the most? दो बोल सकते हैं. हाँ, sure. बाहर जो मैं गई हूँ एडिनबरा, स्कॉटलैंड में एडिनबरा है. आई लव दैट प्लेस. And what about India? एंड इंडिया में केरला, आई लव दैट. केरला Same इज here. सो ब्यूटिफुल. That's great. Okay. Sketchbook या फिर सॉफ्टवेयर? स्केच बुक. Why? बिकॉज सॉफ्टवेयर पे आप इतने फ्लैक्सिबल नहीं होते. स्केचेस के थ्रू आपका जो ब्रेन है वो ज़्यादा चलता है. जब आपका दिमाग और हाथ चलता है ना. सॉरी टू इंटरप्ट, बट अब टाइम टू टाइम हम हर चीज़ें टेक्नोलॉजीज के ऊपर लाइक वो डिपेंडेंट नो, हो रहे हैं. अगर आपको फास्ट डिज़ाइन करना है, बहुत फास्ट सोचना है और अपने ब्रेन को बहुत अच्छे से कमांड करना है, तो आप पहले स्केच कीजिए और फिर सॉफ्टवेयर पे लेके जाइए. सॉफ्टवेयर आज की लाइफ में सॉफ्टवेयर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. आपकी सॉफ्टवेयर पे कमांड होनी चाहिए. बट अगर आप हाथ से काम नहीं कर रहे हैं तो आपका ब्रेन सॉफ्टवेयर पे डिपेंड हो जाएगा. Okay. A weird habit you have like while designing? Weird habit. See, whenever I design, I think too much, but I'm very fast. तो जब मैं सोचती हूँ तो मैं अपने डिज़ाइन में इतनी इंडल्ज हो जाती हूँ, इतनी खो जाती हूँ कि मैं आई बाइट माई पेन एंड पेंसिल, और मैं अपनी पेंसिल को तो खाई जाती हूँ. तो दैट इज़ वेरी वियर्ड हैबिट इन मी कि मैं अपनी मैं तो अपनी पेंसिल को like जो भी पेन या पेंसिल मैक्सिमम यूज करते हैं. It's with writers also. It's same with me. So same, yeah. So day or night, what is your creative hours? Like आप किस टाइम ज़्यादा सोचते हो? आई एम नाइट पर्सन. बिकॉज दिन में मुझे ऐसा लगता है कि दिन में सो जाओ, रात को जग के काम करो. मेरे सारे क्रिएटिव काम और मेरा सारा काम रात में ही होता है. मैं सुबह के 5 बजे तक बैठ के अपने डिज़ाइंस और कॉन्सेप्ट बना रही होती हूँ, डिज़ाइन कर रही होती हूँ. सुबह 5 बजे सो जाती हूँ, फिर लेट उठती हूँ और अपना जो भी दिन का काम है वो ख़त्म करती हूँ. तो आई एम नाइट पर्सन. बिकॉज मुझे ऐसा लगता है हर क्रिएटिव पर्सन नाइट में ही काम कर सकता है. ओके. यू मीन कि आपको जो टाइम से डिलीवर करने का जो ये राज है वो नाइट में काम करने का है? हाँ. और मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, सुबह 4 बजे मेरे क्लाइंट्स के पास मेल जाती है एंड दे फील 4 बजे मेल, 4 बजे तक जगे हुए थे. बट उनको ये नहीं पता कि आई एम मोर कंफर्टेबल इन नाइट ओनली. दैट्स ग्रेट. ओके. अगर आप आर्किटेक्ट नहीं होते तो क्या होते? मैं आर्किटेक्ट नहीं होती तो क्या होती. मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी भी प्रोफेशन में जा सकती थी. बिकॉज एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज मैं आर्किटेक्ट जो बनी एजुकेशन के थ्रू बनी, मैंने डिग्री करी. तो मैं अगर मेडिकल की पढ़ाई करती तो मैं डॉक्टर बन सकती थी. अगर मैं कोई आईटी की पढ़ाई करती तो मैं आईटी इंजीनियर बन सकती थी. इवन मैं बट एनी वन विश, लाइक हर किसी का होता है कि शायद अगर मैं ये नहीं होता तो मैं ये ज़रूर होता. तो शायद फिर मैं मेडिकल फील्ड में जाती. बिकॉज 5 साल आर्किटेक्चर और 5 साल मेडिकल, इट इज़ लाइक. सो यू आर इंटरेस्टेड इन डॉक्टर? आई थिंक मैं अगर पापा को फॉलो करती तो फिर शायद मैं डॉक्टर ही होती. दैट्स ग्रेट. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन डिज़ाइन रूल यू लव टू ब्रेक. वन डिज़ाइन, कोई ऐसा रूल होगा डिज़ाइन का जो आप शायद तोड़ना चाहोगे कि नहीं ये तो नहीं होना चाहिए? ये नहीं होना चाहिए. हाँ, आज के टाइम पे क्या होता है कि हम लोग ना बहुत सारे प्रिंसिपल एंड एलिमेंट्स एंड ये सारी चीज़ें फॉलो कर रहे हैं. बट मुझे ऐसा लगता है कि अकॉर्डिंग टू अवर डिज़ाइन वी क्रिएट अवर ऑन some kind of concept on something. तो we are free to do anything. उसमें कोई बाउंडेशंस नहीं है. बहुत सारे रूल्स जो बनाए गए हैं आप उसके बियॉन्ड भी जाके सोच सकते हो. ओके. तो आई फील यही है. बट मेरे लिए तो यह आई एम लाइक फ्री टू डू एनीथिंग. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिनिमलिज्म या फिर मैक्सिमलिज्म? मिनिमलिज्म. व्हाई? बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि हमने तो बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी बहुत ही यूज़ कर रही है विच इज़ वेरी टफ टू मेंटेन. जितना मिनिमम आप रखो उतना ब्रेन के ऊपर प्रेशर भी कम ही होता है बिकॉज ईजी टू मेंटेन. तो मिनिमल चीज़ें हैं, बहुत क्लासी लगता है. कम में भी लेस इज़ मोर. Okay, that's great. Okay, last question of this round is like अगर आप अपने अकॉर्डिंग एक वर्ड में आर्किटेक्चर को डिस्क्राइब करेंगे, बयां करेंगे तो वो क्या है? मेरे अकॉर्डिंग आर्किटेक्चर इज़ माई
Sometime, you know, it is my friend, because I feel I can talk. I'm very emotional person, and I can talk to architecture, you know, buildings. I can talk to building and they talk to me. And ये मुझे experience हुआ था बहुत time पहले जब मैं So कुछ what is that modern- one word? They are my buddy, actually. They are my friends. Okay, that's great. Architecture is my friend, actually. Okay, back to the normal questions, third round. So here we go कि अगर आपने स्टाइल जो डिज़ाइंस आपने कर चुके हो उसको अगर आप एक लाइन में डिस्क्राइब करना चाहोगे तो वो क्या है जो आपने डिज़ाइन कर चुके हो एक्चुअली? जो मैंने डिज़ाइन किए हैं, मैं एक वर्ड में, एक लाइन में वो करती हूँ. मैं अपने डिज़ाइंस को बोलती हूँ बहाई. बहाई इज़ वन वर्ड, एक्चुअली इट इज़ फिलिपिन वर्ड. बहाई का मतलब होता है घर. ओके, तो जब आप डिज़ाइन कर रहे हो, यू नो हाउ यू फील कंफर्टेबल इन योर ओन हाउस, यू नो, इन ओन होम. तो मेरे डिज़ाइंस में वही कंफर्टेबलनेस होनी चाहिए, कंफर्ट लेवल होना चाहिए. एंड जब भी मैं कोई बिल्डिंग डिज़ाइन कर रही हूँ, वाई आई एम यूजिंग दिस वर्ड बहाई, मतलब होम. आप कहीं पे भी जाइए, इफ़ यू आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, आपको वहाँ की वाइब्स या वहाँ के डिज़ाइंस या स्पेस नहीं समझ आ रहा है, तो आप ज़्यादा देर रुकेंगे नहीं. इसमें मेरे पास इसको थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूँगी कि जब मैं डिज़ाइन करती हूँ तो मैं ये देखती हूँ कि मैं किसके लिए डिज़ाइन कर रही हूँ, कैसे डिज़ाइन कर रही हूँ. अगर वो मैं सबके लिए डिज़ाइन कर रही हूँ, कोई कॉमन प्लेस है, तो कैसे डिज़ाइन कर रही हूँ. एंड मेरी जगह पे लोग कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं. तो मैं चाहती हूँ कि मेरी जगह पे, जहाँ पे भी जिस स्पेस को मैं डिज़ाइन कर रही हूँ, वहाँ पे बहुत कंफर्टेबल तरीके से उससे यूज़ किया जाए, लोग वहाँ कंफर्टेबल रहे और बहुत ईजी फील करे, यू नो, वहाँ पे हैप्पी फील करे. तो आई कॉल माई डिज़ाइन हैप्पी डिज़ाइंस. तो उसमें क्या होता है, जैसे मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है कि जब हम सर्दियों की, यू नो, सुबह में जब हम सो रहे होते हैं और हम रात को अलार्म लगा के सोते हैं कि सुबह मुझे ऑफिस जाना है, 6 बजे उठना है, तो हमारा अलार्म बजता है और हम सो रहे होते हैं क्विल्ट के अंदर, रज़ाई के अंदर सो रहे होते हैं, और हमारा अलार्म बजता है तो हम उठते नहीं हैं. हम इतने कंफर्टेबल होते हैं उस रज़ाई के अंदर, उस गर्मी के अंदर, उस वार्मनेस के अंदर, कि हम उस अलार्म को बंद कर देते हैं कि 15 मिनट और हम, ये सबके साथ होता है, 15 मिनट और हम सो जाते हैं. वो 15 मिनट की जगह आधा घंटा कब हो जाता है. एंड देन वी फील कि ओ हम तो लेट हो गए हैं ऑफिस के लिए. हम फटाफट उठते हैं एंड देन वी गो ऑफिस. तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे डिज़ाइंस भी वैसे ही होना चाहिए, वैसा ही कंफर्ट मेरे डिज़ाइन के अंदर होना चाहिए. जब आप 4 घंटे बिता दो और आपको लगे कि यार अब जाने का टाइम हो गया, बट लोग ये बोले कि यार 15 मिनट और, आई वॉन्ट टू स्पेंड मोर टाइम हियर, आई वॉन्ट टू कम हियर अगेन एंड अगेन. oh that's तो great. आई वॉन्ट टू मेक, यू नो, थिंग्स लाइक दिस कि मतलब वी ऑल शुड फील कंफर्टेबल एंड माई प्लेस काइंड ऑफ, यू नो, दिस इज़ माई प्लेस. That's great. Okay, next question is कि इंडिया और इंटरनेशनल आर्किटेक्चर्स में आपको सबसे बड़ा डिफरेंस क्या लगता है? इंडियन और देखिए, दोनों की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है, दोनों अपनी अपनी जगह पे बहुत सही है, दोनों की अपनी अपनी ब्यूटी है और अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है. बट मुझे ऐसा लगता है कि बाहर के कंपैरिजन में, यहाँ पे और इंडिया के कंपैरिजन में बात करूँ, बाहर ना एक्सपेरिमेंट करने के लिए बहुत देखिए, वहाँ के मटेरियल अलग है, यहाँ के मटेरियल अलग है, बट वहाँ पे ना लोग अभी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, करने के लिए बहुत रेडी है. अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो लोग शायद अब करने लगे हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंट करने के लिए भी उतने ओपन नहीं हैं. क्लाइंट भी थोड़े से डरते हैं कि पैसा लगेगा, टाइम लगेगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि अब ये हो रहा है. एंड अभी लोग आ रहे हैं जो कि नए नए एक्सपेरिमेंट करा रहे. मुझे एक क्लाइंट मिले थे जहाँ पे हमने एक ज्वेलरी शोरूम डिज़ाइन करा था दिल्ली में. उसमें हमने मैकेनिज़्म पे डिज़ाइन किया था. उसकी जो विंडो है, डिस्प्ले विंडो, 8 फीट बाय 8 फीट की कांच की विंडो है, वो हवा में आ जाती है. वो मैकेनिज़्म पे डिज़ाइन किया है. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी लोग अडॉप्ट कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट को. एंड बस यही है कि बाहर हमसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट होते हैं, तो उनकी बिल्डिंग्स थोड़ी एक्सपेरिमेंटल निकलती. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आपका कौन सा इंडियन मॉन्यूमेंट या फिर ये हिस्टोरिकल है जो आपको इंस्पायर करता है? मुझे इंस्पायर करता है और मुझे पर्सनली पसंद है. मुझे साउथ के टेम्पल्स बहुत पसंद है. कैलाश टेम्पल है, वो मुझे बहुत पसंद है. तो मुझे मैक्सिमम जितने भी साउथ के टेम्पल्स हैं या जितने भी बड़े बड़े टेम्पल्स हैं, वो मुझे बहुत, आई मीन आई वेरी क्लोज. मैं बहुत स्टडी करती हूँ. इवन अभी मुझे रिसेंटली एक टेम्पल डिज़ाइन करने के लिए ही मिला है, तो आई एम डिज़ाइनिंग वन टेम्पल. और इसके बाद मुझे 2 टेम्पल और इंट्रोड्यूस हुए हैं.
तो मैं बहुत इंस्पायर होती हूँ जब मैं टेम्पल को देखती हूँ, तो आई लर्न लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट टेम्पल आर्किटेक्चर। ओके, क्या आप बिलीव करते हैं कि आर्किटेक्चर एक आर्ट फॉर्म है या फिर साइंस या फिर दोनों मिक्स? आर्किटेक्चर एक्चुअली साइंस भी है और आर्ट भी है। इट इज़ आर्ट प्लस इंजीनियरिंग। तो इंजीनियरिंग की बात करें तो साइंस, जब हम आर्किटेक्चर को बिना आर्ट के या बिना इंजीनियरिंग के कर ही नहीं सकते। जब हम आप उसके एग्जीक्यूशन और टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो वी ऑलवेज थिंक अबाउट साइंस। तो इट इज़ बोथ या। ओके, ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है जो आप फ्यूचर में करना चाहोगे एंड दैट्स योर ड्रीम प्रोजेक्ट? ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है जिसको मैं हाँ, मैं ऐसा प्रोजेक्ट जिसके बारे में मैं इवन सबको बताना चाहूँगी। मैं डिज़ाइन करना चाहती हूँ ओल्ड एज होम। और एक नहीं, मैं बहुत सारे ओल्ड एज होम डिज़ाइन करना चाहती हूँ, बिकॉज़ मैंने जब अपनी थीसिस करी थी फाइनल ईयर में, तो मैं केस स्टडी के लिए गई थी ओल्ड एज होम, और मैंने वहाँ की कंडीशन देखी और लोगों को देखा। तो मैंने शायद उसी टाइम पे डिसाइड किया था, इवन वी आर वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट, अभी हम लोग जल्दी इस कॉन्सेप्ट के साथ में आएंगे। तो वो मैं डिज़ाइन करना चाहती हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी फैसिलिटीज़ उनके पास अभी नहीं है, और शायद कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ही अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, बट उनके बच्चे उनके साथ नहीं हैं, कोई अब्रॉड शिफ्ट हो गया, कोई कुछ है, तो वो अभी ओल्ड एज होम में है, जो बड़े लोग हैं एज में। तो उनके लिए अगर हम प्रॉपर फैसिलिटीज़ दें, और एक कॉन्सेप्ट मेरे ब्रेन में है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, शायद हम लोग जल्दी इस प्रोजेक्ट के साथ आ भी जाएंगे, कि मैं बहुत अच्छा सा एक सेटअप बनाना चाहती हूँ जहाँ पर बहुत किचन हो, सब कुछ हो, प्रॉपर हो, जहाँ पे लोग अपने आराम से कुकिंग कर सके, टाइम स्पेंड कर सके, लैंडस्केप एरिया होना चाहिए, गार्डन होना चाहिए, जहाँ पे दे फील लाइक होम हैं, और वो खुद अपना काम करे, खुद अपने रूम्स को सजाए, सब कुछ करे, एंड वहाँ पे दे इंजॉय टुगेदर, बिकॉज सेम एज है, सब कुछ है, दे शुड फील। बट मुझे ऐसा लगता है कि उनके पास कुछ ऐसी स्टोरीज़ है जो हमें नहीं पता। दे हैव देयर ऑन जीनियस एक्सपीरियंस विद देम। अगर हम लोग यंग क्राउड उनके साथ जाके टाइम स्पेंड करें, और उनके एक्सपीरियंस जो कि किसी बुक में नहीं है, किसी यूट्यूब पे नहीं है, किसी स्टोरी में नहीं है, किसी मूवी में नहीं है, अगर हम लोग उनके एक्सपीरियंस देखें जो उन्होंने फेस किया है, उस एक्सपीरियंस से कुछ सीखे और अपनी लाइफ में लेकर आए, तो शायद हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इसीलिए मेरे दिमाग में कॉन्सेप्ट आया है कि जो बच्चे अपने घर से पढ़ाई की वजह से या जॉब की वजह से अलग रह रहे हैं, और वो पार्ट टाइम कुछ काम करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, तो मैं उनको कुछ टाइम के लिए बोलूँगी कि वी विल पे यू, हमारी जो कंपनी है वो पे करेगी, आप उन लोगों के साथ में जाके टाइम स्पेंड कीजिए, एंड उनको ऐसा फील कराइए कि आप उनके बच्चे हो, और यू जस्ट गो एंड स्पेंड टाइम लाइक कि वो तुम्हारे पेरेंट्स हैं, एंड कुक टुगेदर, लाफ टुगेदर, सिट टुगेदर, एंड चाहे 1 घंटा स्पेंड करना है, चाहे आधा घंटा स्पेंड करना है, गो एंड गेट गुड एक्सपीरियंस फ्रॉम देयर। कैन आई ऐड समथिंग? लाइक मेरा एक सजेशन है, बेसिकली जब मैं अपनी जर्नलिज्म की स्टडीज़ करी थी ग्रेजुएशन में, तो मैंने ये प्रोजेक्ट भी एक गवर्नमेंट टीम को बताया था, उन्होंने बहुत पसंद भी आया था कि लाइक हम ओल्ड एज होम के लिए लिखते, वी गो फॉर इट, राइट। तो उसकी जगह हम उनके साथ जो बच्चे अनाथ आश्रम में रह रहे हैं, अगर उनको भी रखें तो उनको एक पेरेंट्स का भी सहारा मिलेगा, बड़े बुजुर्ग से उनको कई सारी चीज़ें सीखने को भी मिलेगी, प्लस उनको भी सहारा और उनको भी होगा, लाइक उनको एक बच्चे मिलेंगे और इनको एक पेरेंट मिलेंगे। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट भी हो सकता है कि अगर वो साथ में रहें तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं, दैट इज़ गुड आइडिया, बट इसमें सिर्फ एक हल्का सा माइनस ये है कि जो छोटे बच्चे हैं वो उनसे ज़्यादा अटैच हो जाएंगे। अगर उनको कोई अडॉप्ट करने के लिए आएगा तो दे विल से कि नहीं, आई डोंट वांट टू गो, that is something another like that. option. I don't want to go because I'm comfortable with this mama or that auntie. नहीं, I'm just only talking about the learning phase के लिए और उनके comfortable के लिए। हाँ, that is good idea. We can think about it in our future. Yes, so I think it's a project. great option. Yeah. Okay, last but not the least, any message you wanted to give to our audience being an architect? Oh yes, being an architect, मैं एक ही बात बोलना चाहूँगी कि हम लोग मैं सबको एक ही बात बोलना चाहूँगी कि कोई भी हो, जब भी हर कोई अपना घर बनवाता है, हर कोई बिल्डिंग डिज़ाइन करवाना चाहता है, तो सबके लिए जब भी कोई भी
अपनी बिल्डिंग के लिए कोई भी आर्किटेक्ट अपनी बिल्डिंग को डिज़ाइन करने के लिए कोई भी आर्किटेक्ट हायर करने के लिए प्लान कर रहे हैं या आर्किटेक्ट को हायर कर लिया तो मेक श्योर कि आप उनको प्रॉपर टाइम दीजिए। अगर आपका टाइम जोन है 1 ईयर का कि आपको 1 ईयर में वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है विद कंस्ट्रक्शन थिंग्स, तो आप उस 1 ईयर के अंदर ही आप आर्किटेक्ट को हायर नहीं करेंगे, आप बिफोर दैट 1 ईयर आप अपने आर्किटेक्ट को हायर करेंगे। उसमें क्या होता है कि जो आर्किटेक्ट को प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाता डिज़ाइन करने के लिए, और क्लाइंट की डिमांड होती है या टीम की डिमांड होती है कि डिज़ाइन को जल्दी डिलीवर किया जाए, तो मैं सिर्फ सबको यही बोलना चाहती हूँ कि वेन एवर यू आर हायरिंग योर आर्किटेक्ट फॉर योर फ्यूचर आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट फॉर डिज़ाइनिंग, तो आप आर्किटेक्ट को प्रोजेक्ट के स्टार्ट होने से पहले, जो उसका टाइम में स्टार्ट होने का उससे पहले हायर कीजिए, प्लान कीजिए उसके लिए 6 मंथ या जो भी है कि एक प्रॉपर डिज़ाइन रेडी हो, और आप उनको आर्किटेक्ट्स को प्रॉपर टाइम दीजिए। बिकॉज हम आर्किटेक्ट्स को प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाता है एंड वी आर ऑलरेडी अंडर प्रेशर ऑफ दैट कि हमको टाइम पे डिलीवर करना होता है। इवन हमें पता है कि आप सब लोग हमें बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत अप्रिशिएट करते हैं, बट अगर कोई आर्किटेक्ट या हम लोग आपका कोई भी डिज़ाइन टाइम पे डिलीवर कर रहे हैं तो वी नीड मोर अप्रिसिएशन एंड मोर रिस्पेक्ट ऑन दैट। एंड जैसे कि टाइम का मतलब ये है कि हम 4 दिन बोलते हैं तो दूसरे दिन कॉल आ जाता है कि यार आज ही डिलीवर कर दो या 3 दिन में डिलीवर कर दो, ऐसा नहीं होता। हर अच्छी चीज़ अगर आप टाइम नहीं देंगे तो कोई भी डिज़ाइन प्रॉपर डिज़ाइन या क्रिएटिव डिज़ाइन में कन्वर्ट नहीं होगा, यूनिक डिज़ाइन नहीं बन पाएगा। कोई भी डिज़ाइन बनाने के लिए हमें टाइम चाहिए होता है यूनिक डिज़ाइन के लिए, और हर क्लाइंट को बहुत अच्छा और एक यूनिक डिज़ाइन चाहिए होता है, ठीक है। उसके लिए हमें प्रॉपर टाइम चाहिए, और टाइम नहीं होगा तो हम प्रेशर में डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। अगर किसी कोई डॉक्टर के पास कोई जाए और उसका ऑपरेशन हो और डॉक्टर ये बोले कि सर्जन ये बोले कि 2 घंटे लगेंगे, तो कोई भी ये नहीं बोलता कि यार मेरे को टाइम नहीं है 1 घंटे में कर दो, यार मुझे जाना है 1 घंटे में कर दो। वो बोलते टेक योर टाइम, 2 की जगह 3 घंटे ले लो, मुझे एंड रिज़ल्ट अच्छा चाहिए, मुझे ठीक होना है, मुझे एंड रिज़ल्ट अच्छा चाहिए। तो वो चीज़ हमारे साथ क्यों नहीं होती, एंड रिज़ल्ट हमारे साथ क्यों नहीं अच्छा होता? 2 घंटे की जगह हम सिर्फ 2 घंटे ही मान रहे हैं, 2 महीने की जगह हम 2 महीने ही मांग रहे हैं कि हमें 2 मंथ्स में 2 मंथ्स ही चाहिए, लेकिन हम 1.5 महीने में उसको कैसे कंप्लीट करके दें, आप खुद ही सोचिए। तो वी नीड प्रॉपर टाइम टू कंप्लीट अवर वर्क, कंप्लीट अवर प्रोजेक्ट, एंड वी नीड प्रॉपर टाइम टू थिंक इन दैट क्रिएटिव एंड यूनिक वे, ताकि हम अपने डिज़ाइन को बहुत अच्छे से फाइन शेप में बहुत अच्छे से डिज़ाइन कर पाए प्रॉपर टाइमिंग में। तो अगर आप और वैसे भी हमें पता है कि हमारी जॉब ना थैंक्सलेस है, तो हम चाहते हैं कि अगर आप रियली बहुत अच्छा फील कर रहे हैं हमारे डिज़ाइन के साथ, तो आके सामने आर्किटेक्ट को थैंक्स बोलिए। Okay. Thank you so much. Thank you so much, ma'am, for answering my all questions. It was a great, by the way. दोस्तों आज का सफ़र यहीं तक, लेकिन सोच और डिज़ाइन का ये सिलसिला चलता रहेगा। आर्किटेक्ट ज्योति सिंह ने हमें दिखाया कि हर स्ट्रक्चर के पीछे होता है एक सोलफुल विजन, और सही माइंडसेट से क्रिएटिविटी भी मिलियंस तक ले जा सकती है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आए तो लाइक, शेयर और फॉलो करना ना भूलें एक्सपो मीडिया टॉक्स को, जहाँ हम मिलते हैं उन लोगों से जो दुनिया को नए नज़रिए से देखते हैं। मैं हूँ रीना, मिलेंगे एपिसोड में एक नए थिंकर, एक नए विजन के साथ। तब तक के लिए सोचिए नए तरीके से और बनाइए एक ऐसी दुनिया जो सिर्फ दिखे नहीं, महसूस भी हो। थैंक यू सो मच।